नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज हमारे इस वीडियो में रीट 2016 में जो हिंदी लेवल सेकंड यानी भाषा सेकंड में जो हमारे हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न आए हैं उनका वीडियो बनाया गया है। आप सभी इन वीडियो को देखते रहें और अपना मूल्यांकन भी करते रहें। कारण क्या है कि जब तक आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम सही रूप में पता नहीं कर पाएंगे कि हमारी स्टडी कैसी है। आप सब जने वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। वाक्य है द्विकर्मक, कर्तृपूरक, कर्मपूरक या अकर्मक। क्या उत्तर होगा इसका? सोचो देखें। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, इसमें सही उत्तर है द्विकर्मक, क्योंकि द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं, जिसमें यहां पहला आने वाला कर्म सजीव होता है और दूसरा आने वाला कर्म निर्जीव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। नंबर 1, विभिन्न नदियों का जल पीना। नंबर 2, एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना। नंबर 3, एक स्थान पर न रहना। नंबर 4, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। इसमें ये प्रश्न हमारे विवाद में रहा था। इनके अंदर किसी ने एक स्थान पर न रहना ये उत्तर बताया है, किसी ने देश विदेश का व्यापक अनुभव होना बताया है। इसलिए इस प्रश्न में ये दोनों ही उत्तर कहीं ना कहीं आंशिक रूप में सही बताए गए थे। इसलिए इस प्रश्न को स्टार की श्रेणी में रखा गया, यानी इसमें ये डिलीट हुआ था प्रश्न। ये 63 नंबर प्रश्न है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कर्तृवाच्य वाक्य है? बताओ कौन सा वाक्य है ये? इसमें सही उत्तर है ये हमारा मिश्र वाक्य है। जिसकी किताब खो गई, ये जो जिसकी आ रहा है ना, ये यहां पर मिश्र वाक्य की पहचान करा रहा है। नेक्स्ट, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है। यहां देखो रेखांकित किया हुआ है, इस पूरे सब शब्दों को देखना है आपको और सही उत्तर पहचान करनी है। पहला है विकल्प विशेषण पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा संज्ञा पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध। इसमें हमारा सही उत्तर होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि यहां पर शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, ये एंड में जो आ रहा आप, ये एक सर्वनाम है और यहां पूरी लाइन का संबंध इस आप पर जाकर हो रहा है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध में होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। वाक्य में साफ साफ अव्यय है विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। बताओ देखें। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद 4 होते हैं। पहला स्थान बोधक, दूसरा काल बोधक, तीसरा परिमाण बोधक, चौथा रीति बोधक। ये साफ साफ शब्द जो है ये रीति बोधक के अंदर आता है और रीति बोधक क्रिया विशेषण में आता है। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो 65 में 3 होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, निगमन विधि
इन चार में से क्या है ना, निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते, या कोई नहीं? बताइए। देखो निगमन विधि जो है वो हमारी अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। क्योंकि अमनोवैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर छात्रों को रटने के लिए प्रेरित किया जाता है, यहां सीखने पर बल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ाने से पूर्व का, पाठ पढ़ाते समय का, पाठ पढ़ाने के बाद का, घर पर का? बताइए। इसका सही उत्तर है हमारे, क्योंकि नाम क्या लिखा, पाठोपरांत, पाठ के उपरांत यानी पाठ के बाद में होने वाला मूल्यांकन, तो पाठ के बाद यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। पहला ऑप्शन है निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा। दूसरा निरीक्षण, श्रवण, अनुकरण द्वारा। तीसरा श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा। और चौथा श्रवण, अनुकरण या निरीक्षण द्वारा। बताओ। इसमें हमारा सही उत्तर है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर उसकी जांच करता है और फिर उसको नकल रूप में बनाता है, अनुकरण करता है। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या सभी? इसमें हमारा सही उत्तर होगा आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि ही वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 70 प्रश्न, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या सभी? वाक्य की पूर्णता के लिए बताओ। देखो वाक्य की पूर्णता के लिए योग्यता भी चाहिए, आकांक्षा भी चाहिए, आसक्ति भी चाहिए। इसका मतलब है यहां सही उत्तर क्या होगा, सभी होगा। नेक्स्ट, मौन वाचन से क्या लाभ है? 71 नंबर क्वेश्चन, मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या शारीरिक वृद्धि? इसमें मौन वाचन से क्या लाभ है, इसका सही अगर विकल्प देखा जाए तो अवकाश के समय का सदुपयोग माना गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा या कोई नहीं? बताइए। सही उत्तर है बोलचाल की भाषा। बालक परिवार में रहकर बोलचाल की भाषा सीख जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से या मैजिक लालटेन के माध्यम से? बताइए।
हमारा इसका सही उत्तर होगा एपिडाइस्कोप के माध्यम से। नेक्स्ट 74, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि के लिए, व्याख्यान विधि के लिए, योजना विधि के लिए, या सभी के लिए? बताइए। नेक्स्ट यहां सही उत्तर होगा हमारा व्याख्यान विधि के लिए। व्याख्यान में देखो मूल रूप में टीचर को बोलना होता है, वहां सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, वहां टीचर केवल अपने वाणी से ही, अपने शब्दों के माध्यम से ही उसको व्यक्त करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 75, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड, या फिल्म खंड? बताइए। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, इसमें बुलेटिन बोर्ड जो है वो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बाकी यहाँ तीनों जो है फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन और जो फिल्म खंड है वो हमारे यहाँ पर प्रक्षेपित सामग्री मानी गई है। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर प्रश्न है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण? शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उद्देश्य का निर्धारण करना, क्योंकि बिना उद्देश्य के अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां उचित रूप में स्टडी नहीं हो पाएगी। बच्चों को पढ़ाने से पहले आपके उद्देश्य यहाँ क्लियर होने चाहिए कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ाने का हमारा जो औचित्य है वो पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें पहले क्लियर होती हैं। आज हमें कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीजें पहले निर्धारित होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, हम जब ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, है ना, तो हमारा इसमें आप ये मान के चलना कि ये सारे पेपर जो हैं ये 2016, 15, 13 ये इनके अंदर से निकाले गए प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें, समझें, क्योंकि जब तक आप इनको समझकर नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग परीक्षा के बारे में जान नहीं पाएंगे कि परीक्षा का लेवल क्या आ रहा है और हम तैयारी कैसी कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल या पैटर्न कैसा आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 77, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 5, 7, 3, 8? शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, इसका सही उत्तर है हमारा 3। शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, या तीनों से? देखो, पूर्ति का मतलब होता है रिक्त स्थान जो आते हैं ना, उसकी पूर्ति। सत्यासत्य यानी सत्य असत्य में से कौन सा है? बहुविकल्प। यानी मौन वाचन का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं? तो इन तीनों के ही माध्यम से कर सकते हैं, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 79, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7, 2, 4, 8? निदान की परीक्षण, जो निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं? तो निदानात्मक परीक्षण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसे हम सीसीई पैटर्न बोलते हैं, पर प्रभावी जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में? चलो, तीनों विकल्प हैं, इन तीनों में से बताओ। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर
प्रभावी जोड़ दिया गया है। तो ये बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है 81 से 85 तक, वो एक गद्यांश के रूप में है। हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तरों, जो 5 प्रश्न है उनके उत्तरों को निकालना है। हमारा गद्यांश है, गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी होने से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। आज असंख्य प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का शहरों की ओर पलायन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का कारण है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए वृक्षों और वनों को निरंतर काटा जा रहा है। ये हमारा गद्यांश है। इसके साथ ही हमारे 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यानी 81 नंबर प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी के हों, है ना, वो अपना रूप या कोई शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में शामिल हो गए हों, वो तद्भव कहलाएंगे। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना ही हिंदी में शामिल हो जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, धुएं, वृद्धि, वायु, प्रदूषण। बताइए कौन सा होगा 81 नंबर प्रश्न। इसमें सही विकल्प तद्भव का है, तो धुआं, धुएं लिखा हुआ, धुएं, ये हमारा सही उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट, इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। पहली बात तो आपको क्या देखना है, इकारांत, ई कौन सी है, ये बड़ी ई आ रही है, इस बड़ी ई से शब्द का स्टार्टिंग होना चाहिए, पहली स्थिति तो ये। और वो शब्द क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां देखो पहला शब्द लिखा हुआ उत्तरदायी। अब उत्तरदायी में देखो पहले क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है ना। और यहां क्या है, ये ई आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं। बीमारियों में देखो बड़ी ई दिख रहा है, बिल्कुल राइट है, ये भी बड़ी ई आ रहा है। और यहाँ या में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है, ये बहुवचन दिख रहा है। सुविधाओं में ऊ दिख रहा है, सांसे में आ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ सही उत्तर क्या होगा, बीमारियां। इकारांत से बनने वाला बहुवचन शब्द जो होगा वो कौन सा होगा, बीमारियां शब्द होगा। नेक्स्ट है हमारा 83 प्रश्न, क्रिया विशेषण है, तेजी से होने वाली वृद्धि, फेफड़ों की बीमारियां, शहरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है। बताइए कौन सा होगा। क्रिया विशेषण, यहां जो आ रहा है ये निरंतर काटा जा रहा है। निरंतर का मतलब होता है लगातार, काटा यानी क्रिया है, काटना क्रिया है ना, तो क्रिया से पहले लगातार शब्द आया है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 84 प्रश्न, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है, इन कारखानों, 24 घंटे, गत 20 वर्षों या असंख्य। देखो यहां पर जो हमारे सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है, तो सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि यहां संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए और वो संकेत करते हुए दिखना चाहिए। तो यहां पर देखो इन सब में पहले तो देखो सर्वनाम कहां आ रहा है, अब कारखानों के पहले इन आ रहा है ना, लेकिन यहां गत आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ असंख्य आ रहा है, कहीं पर भी और सर्वनाम नहीं दिख रहा है। तो इन कारखानों वाला विकल्प जो है वो हमारा सही विकल्प माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 85 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है, या निम्नलिखित में कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है। 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें हमें अपूर्ण वर्तमान वाला वाक्य अलग करना है। पहला है आम बात हो गई है, दूसरा
वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। तीसरा, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और चौथा, सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। बताओ भाई, क्या उत्तर होगा इसका? अपने को देखना है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान की क्रिया की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे यहां पर रहा है, रही है कहां आ रहा है? काटा जा रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा वनों को निरंतर काटा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब नेक्स्ट एक पद्यांश या काव्यांश आया है जिसमें 86 से 90 तक के प्रश्न इसमें हैं, यानी 5 प्रश्न अब हमें पद्यांश से करने हैं। देखते हैं एक बार पद्यांश क्या हमारे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। भाई ये यहाँ कैकेयी ने जब भरत के लिए राजपद मांगा था उसके बाद की बात आई है। और जब भरत से पुत्र के लिए कहा था कि अब भरत ने मना कर दिया कि तुम मेरी मां नहीं हो, उसके बाद की कथा नहीं है। तो यहाँ कैकेयी कह रही है, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। भाई आज तक तो यही कहते आए हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती हैं, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती हैं। यही लोग कहते आए हैं, यही सुनते आए हैं। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता कि हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, यानी पुत्र तो पुत्र ही रहा है लेकिन अब माता कुमाता बन गई है, ऐसा अब लोग कहेंगे। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यानी मैंने तो केवल बाह्य परिस्थितियां देख करके मैंने पुत्र के लिए राजपद की प्राप्ति की मांग ली मैंने, बाकी इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। बस ये माँ यहाँ कह रही है, ये सारा कथन कैकेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब यहां पर देखो 86 प्रश्न है हमारा, कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपर्युक्त काव्यांश में हो रही है। यानी ये जो कैकेयी जो कथन कह रही है ना, अभी अपन ने जो लाइन सुनी है इसमें 4 प्रकार के भाव दिए गए हैं। कौन सा भाव आपको लग रहा है कि कैकेयी के मन में ये प्रकट हो रहा है? तो पहला है चिंता, दूसरा पश्चाताप और ग्लानि, तीसरा पुत्र प्रेम, चौथा क्रोध। देखो इस जो पंक्तियां हैं इन सबको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कैकेयी ने राजपद अपने पुत्र के लिए मांगा, अब राम जी भी वनवास चले गए, पुत्र भी दूर हो गया, लोग बुरा भला भी कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वो अपने पुत्र को वापस प्राप्त करना चाहती है, इसलिए उसको पश्चाताप हो रहा है और ग्लानि हो रही है। ये भाव उसके मन में आ रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है, उपर्युक्त काव्यांश का मूल भाव है, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, जो कोई जो कह सके, या चौथा विकल्प है इसका, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। ये 4 विकल्प हैं इसके। बताइए इसका काव्यांश का मूल भाव क्या है? देखो इसमें मूल रूप में अगर देखा जाए तो यहां जो कैकेयी है इसने पूरी सारी पंक्ति कहने के बाद एक ही बात कही है कि मैंने तो केवल इसका बाह्य मात्र ही देखा है कि भाई मेरा पुत्र राजा बन जाएगा, मेरे बेटे का नाम होगा। ये काव्यांश का मूल भाव है। बाकी इसमें तीनों मूल भाव इसमें नहीं आएंगे, यानी इसका सही उत्तर होगा बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। नेक्स्ट प्रश्न है 88 प्रश्न, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है, कैकेयी ने भरत को समझा नहीं, वह भरत की शक्ति को पहचान गई, भरत के मन को न समझ पाई, वह माता का कर्तव्य न कर सकी।
सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है तीसरा, वह भरत के मन को न समझ पाई। क्योंकि उसने अपने आप को तो समझ लिया कि मेरे बेटे का मान सम्मान बढ़ेगा, राजा बनेगा, लेकिन मैंने इसका बाह्य मात्र देखा, आंतरिक पात्र तो यहां था। भरत के मन को समझ नहीं पाई वो कि वो क्या चाहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, इस काव्यांश में मूल विचार है, यानी पूरे पाठ को या पूरे पद्य को जो हमने पढ़ा है, इसमें मूल विचार क्या आ रहे हैं कि हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विदाता, हे राम भरत को क्षमा करिए, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखो हमारे 89 वाले जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न रीड 2016 वाला विवाद में रहा है और ये बोनस अंक में रहा है। इसको डिलीट किया गया था प्रश्न को, क्योंकि इसमें यहाँ पर हे राम दुहाई करूं क्या तुझसे या हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, इनमें कुल मिलाकर सही सटीक उत्तर नहीं था, इसलिए ये प्रश्न हमारा स्टार में गया था। स्टार का मतलब है कि ये बोनस अंक में या इसमें रखा गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 90 है, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य बताना आपको, बाह्य मात्र मृदुल गात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण, सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र उक्ति के कारण, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले थूके उक्ति के कारण। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है इन सारी पंक्तियों में किन कारण से ये पंक्तियां सुंदर प्रतीत हुई हैं, क्या इनका अर्थ ग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है, पंक्तियां पढ़ने पर कैसी प्रतीत हो रही हैं, ये शिल्प सौंदर्य होता है। और शिल्प सौंदर्य में हम अलंकार, छंद, रस, ये काव्य गुण ये देखते हैं उसमें। और यहां पर हमें देखना है कि इन चार विकल्प में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे इस पंक्ति या इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत हुआ है। तो इसका सही उत्तर है सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण। ठीक है, ये हमारे 90 प्रश्न थे। इन प्रश्नों के अंतर्गत हमने ये देखा कि हमारे भाषा सेकंड में हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न कैसे आएंगे, शिल्प सौंदर्य का प्रश्न कैसे आएगा। आप लोग इन वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को परखते रहें, तैयारी को बहुत अच्छी बनाएं। जब तक आप लोग तैयारी अपने स्तर पर अच्छे रूप में नहीं बनाएंगे, कोई भी व्यक्ति आपको महान नहीं बना सकता है। ये ध्यान रखना, आप अपने आप को महान आप स्वयं ही बना सकते हैं। तो मेरे द्वारा ये कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप देखें इनको, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।